हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न 1 है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रश्न 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है लखनऊ। जी। अब देखिए, यहाँ मुझे हमेशा थोड़ी उलझन होती है। मतलब हम 1928 के बारदोली सत्याग्रह को तो एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं, लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या ये सिर्फ एक साधारण सी मीटिंग नहीं थी? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे आप एक फिल्म के सेटअप की तरह देखिए। अच्छा, हाँ। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, है ना? हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध विभाजन था। बिल्कुल। तो उस विभाजन से आंदोलन बहुत कमजोर पड़ गया था। फिर आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ये वो आप कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स से पहले का सीन है, जहां सारे बिखरे हुए नायक वापस एक साथ आते हैं। ओहो, मतलब एक रीयूनियन। एकदम रीयूनियन। और इसी एकता ने मंच तैयार किया आगे के बड़े आंदोलनों के लिए। देखिए, जब नींव मजबूत हुई तभी तो 1928 में बारदोली के किसानों ने ब्रिटिश लगान के खिलाफ इतनी मजबूती से आवाज उठाई। अब समझी। और इसी सफल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। मतलब नींव मजबूत होने के बाद ही बड़ी इमारत बनती है। इसी श्रृंखला में हमारे अगले 3 प्रश्न हैं। बताइए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 4, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। सही उत्तर है चंपारण। और प्रश्न 5 है, भारतीय इतिहास में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही उत्तर है 1932। बिल्कुल सही है। अब यहाँ थोड़ा गौर करने वाली बात है। प्रश्न 4 में चंपारण 1917 में हुआ, जो गांधी जी की पहली सफलता थी। लेकिन ये खुदाई खिदमतगार वाला आंदोलन जो प्रश्न 3 में है, ये तो देश के बिल्कुल दूसरे हिस्से यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हो रहा था। तो क्या ये सब एक ही लहर का हिस्सा था? बहुत ही अच्छा सवाल है। और एक चीज और, अगर सत्याग्रह इतने सफल हो रहे थे तो 1932 तक आते आते अंग्रेजों को 3 गोलमेज सम्मेलनों की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरा मतलब है प्रश्न 5 के संदर्भ में। हाँ, तो देखिए, ये पूरा सत्याग्रह का एक रिपल इफेक्ट या कह लीजिए तरंग प्रभाव था। चंपारण ने जो 1917 में हुआ, उसने पूरे देश को एक फॉर्मूला दे दिया था, और वो फॉर्मूला था अहिंसा। अहिंसा। बिल्कुल। और इसी फॉर्मूले को अपनाकर खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, उन्होंने खुदाई खिदमतगार या ईश्वर के सेवक नाम का वो संगठन बनाया। अच्छा, तो वो भी गांधी जी से ही प्रेरित थे? एकदम। और उनका आंदोलन इतना शांतिपूर्ण और प्रभावी था कि अंग्रेज सच में घबरा गए थे। प्रश्न 6, वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? सही उत्तर है शेयर बाजार। अब मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जी, पूछिए। बुल यानी सांड का इस्तेमाल तो समझ आता है, क्योंकि वो ताकत का प्रतीक है ना? बिल्कुल। लेकिन बियर यानी भालू? भालू तो अक्सर धीमे और सुस्त माने जाते हैं। तो शेयर बाजार गिरने के लिए किसी और जानवर का नाम क्यों नहीं रखा गया? ये एक बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सवाल है। दरअसल इसका जो इतिहास है ना, वो बियर स्किन जॉबर से जुड़ा हुआ है। बियर स्किन जॉबर्स? हाँ, देखिए, 18वीं सदी में कुछ व्यापारी भालू की खाल बेचते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि वे खाल को शिकारियों से तब तक नहीं खरीदते थे जब तक कि उसे ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेच ना दें। अरे, मतलब वो चीज बेच रहे थे जो उनके पास थी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। वो इसी उम्मीद में रहते थे कि बाद में वे शिकारियों से उसे सस्ते में खरीद लेंगे। और यहीं से ये बियर शब्द उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने लगा जो बाजार के गिरने की उम्मीद करता है। ओह, ये तो बहुत ही रोचक है। और अगर इसे विजुअल तरीके से देखें तो सांड या बुल वो अपने सींगों से शिकार को नीचे से ऊपर की ओर उछालता है, यानी बाजार का ऊपर जाना। और भालू या बियर अपने भारी पंजों से शिकार को ऊपर से नीचे मारता है, यानी बाजार का गिरना। क्या बात है!
बियरस्किन जॉबर्स की ये कहानी तो मुझे लगता है अब हमेशा के लिए याद हो गई। चलिए भूगोल के अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जी। प्रश्न 7, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है डेमोग्राफी। और प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। एकदम सही। अम्लीय वर्षा। एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, जहां जनसंख्या और औद्योगिकरण का घनत्व ज्यादा होता है, जिसका अध्ययन हम डेमोग्राफी में करते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा प्रदूषण भी निकलता है। हाँ, कारखाने और गाड़ियां। बिल्कुल। कारखानों और वाहनों से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यानी SO2, वो जब वायुमंडल की नमी के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। बाप रे। और फिर वही बारिश के रूप में नीचे आता है। ये इमारतों को भी तबाह कर देता है और फसलों को भी। प्रकृति का सच में अपना ही एक विज्ञान है, और प्रकृति की इन ताकतों को हमारे अगले 2 प्रश्न बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखते हैं कौन से प्रश्न है। प्रश्न 9, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, कहाँ स्थित है? सही उत्तर है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। हम किताबों में पढ़ते हैं कि स्थल मंडल में प्लेटें हैं, लेकिन ये इतनी भारी प्लेटें खिसकती कैसे हैं? क्या पृथ्वी के अंदर कोई इंजन लगा हुआ है? हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है आपकी। पृथ्वी के अंदर सच में एक हीट इंजन काम कर रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्थलमंडल के ठीक नीचे एक अर्धतरल या कह लीजिए जली जैसी परत होती है। इसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अब होता क्या है कि पृथ्वी के कोर की भयंकर गर्मी के कारण वहां चट्टानें पिघलती हैं, ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और फिर नीचे जाती हैं। ओह, तो एक साइकिल बन जाती है। बिल्कुल। इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन करंट या संवहन धाराएं कहते हैं। और इसी गति के ऊपर जो तैरती हुई विवर्तनिक प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। और जहां तक प्रश्न 10 का सवाल है, सूरज चांद से बहुत बड़ा है, ये हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन चांद पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचने में ज्यादा प्रभावी होता है, और इसी से ज्वार भाटा आता है। ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला स्पष्टीकरण था। अब भारत के भूगोल से जुड़े 2 और प्रश्न हैं। बताइए। प्रश्न 11, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? सही उत्तर है चीन। और प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? सही उत्तर है चिल्का झील। यूपी पुलिस जैसी परीक्षा के लिए इन भौगोलिक सीमाओं का महत्व बहुत बढ़ जाता है, खासकर ये जो लिपुलेख दर्रे वाला सवाल है। बिल्कुल। देखिए, लिपुलेख दर्रा सिर्फ एक आम रास्ता नहीं है, ये एक ट्राई जंक्शन या त्रिकोणीय संगम है। मतलब 3 देशों की सीमा? हाँ, जहां भारत, नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमाएं मिलती हैं। रणनीतिक रूप से ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो प्रश्न 12 में चिल्का झील की बात है, जो उड़ीसा में है। हाँ, उड़ीसा में, वो केवल एक लैगून नहीं है, बल्कि यह प्रवासी पक्षियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। अरे वाह। तो एक पुलिस अधिकारी या प्रशासक के लिए देश की सामरिक और पारिस्थितिक सीमाओं की समझ होना बहुत अनिवार्य है। ये परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से जुड़ता है हमारा अगला भाग, राज व्यवस्था और संगठन। चलिए प्रश्न 13 से 16 को एक साथ देखते हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न 13 है, UPSSF का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। प्रश्न 14, पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से प्रकाशित होता है? सही उत्तर है चीन। ठीक है। प्रश्न 15, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहाँ पेश किया जा सकता है? सही उत्तर है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। और प्रश्न 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? सही उत्तर है ग्राम सभा। जी। प्रश्न 17 है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 18, निम्न में से किस समुदाय को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, मतलब इसमें विकल्प थे जैन, मुस्लिम और पारसी। और प्रश्न 19, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न 20, यूरोपियन यूनियन यानी EU का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है ब्रसेल्स। प्रश्न 21,
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं, कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हेग। जी। प्रश्न 22, 2025 में किस भारतीय संगठन को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार मिला? सही उत्तर है एजुकेट गर्ल्स। और प्रश्न 23, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। मुझे ना हमेशा प्रश्न 21 यानी स्थायी मध्यस्थता न्यायालय को लेकर कंफ्यूजन होता है। क्या ये किसी सामान्य कोर्ट की तरह होता है जहां एक जज हथौड़ा मारता है और मुजरिम को जेल भेजता है, ऑर्डर टाइप? नहीं नहीं, ये उस तरह का कोर्ट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन का मतलब ही है कि जब दो देशों या बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच कोई विवाद होता है, जैसे कोई समुद्री सीमा का विवाद हो गया या कोई व्यापारिक समझौता टूट गया, तो वे आपस में लड़कर नहीं बल्कि हेग में स्थित इस संस्था के जरिए शांति से मामले को सुलझाते हैं। आप इसे एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय पंचायत सिस्टम कह सकती हैं। ओह, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा शब्द है। और अगर भविष्य की दिशा देखनी हो तो प्रश्न 22 और 23 को जोड़कर देखिए। कैसे? बाल दिवस जो प्रश्न 23 में है, बच्चों के भविष्य के लिए नेहरू जी के विजन को दर्शाता है। उसी दिशा में एजुकेट गर्ल्स जो प्रश्न 22 का उत्तर है, उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों लड़कियों को वापस स्कूल भेजने का काम किया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, इसीलिए तो 2025 में उन्हें एशिया का नोबेल माने जाने वाला रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बताता है कि समाज में असली बदलाव शिक्षा से ही आएगा। शिक्षा से याद आया, अब विज्ञान और समाज के कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों पर आते हैं। जी बताइए। प्रश्न 24, भीड़ वाली सड़क पर कार की गति किसका उदाहरण है? सही उत्तर है गैर समान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? सही उत्तर है विटामिन B3। एकदम सही। अब अगर मैं प्रश्न 24 की बात करूं तो भीड़ वाली सड़क पर कार की गति मुझे बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की तरह लगती है। हाँ, वो कैसे? मतलब कभी पढ़ाई की स्पीड बहुत तेज होती है और कभी अचानक किसी मुश्किल टॉपिक रूपी ट्रैफिक के आने पर हमारी गति धीमी हो जाती है ना? ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। सच में तैयारी का ग्राफ कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो हमेशा गैर समान गति ही होता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और प्रश्न 25 तो मानव शरीर के चमत्कार का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर हम यही मानते हैं कि विटामिन हमें बाहर के खाने से मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन विटामिन B3 जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, हमारा लीवर खुद ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड से बना सकता है। ये शरीर की ऊर्जा को प्रबंधित करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर सच में एक फैक्ट्री है। चलिए अब विज्ञान से सीधे साहित्य और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। चलिए। प्रश्न 26, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड के लेखक थे? सही उत्तर है भगत सिंह। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन या संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? सही उत्तर है वियना संधि। और प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया नहीं है? सही उत्तर है टेलीविजन। जी। अब देखिए प्रश्न 26 हमेशा लोगों को चौंका देता है। हम भगत सिंह को हमेशा एक एक्शन हीरो या एक क्रांतिकारी की तरह देखते हैं। जी। लेखक के रूप में उनकी पहचान पर तो बहुत कम बात होती है। यही तो इस तथ्य की गहराई है। भगत सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक असाधारण विचारक और दार्शनिक थे। जेल की कालकोठरी में रहकर उन्होंने बड़े बड़े लेखकों को पढ़ा और इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड जैसी रचनाओं में अपने सपनों के भारत का पूरा खाका खींचा। वे केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, वो एक समता मूलक समाज बनाना चाहते थे। और सच में यह सच में बहुत प्रेरणादायक है। और अगर समाज की एकजुटता की बात करें तो प्रश्न 27 में जो वियना संधि है वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। ओजोन परत वाली। 1985 में जब पूरी दुनिया को लगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाले रसायन ओजोन परत में छेद कर रहे हैं, तो पूरा विश्व वियना में एक साथ आया। ये पर्यावरण संरक्षण की सबसे सफल संधियों में से एक मानी जाती है। और रही बात प्रश्न 28 की कि टीवी सोशल मीडिया क्यों नहीं है, तो क्योंकि टीवी वन वे या एक तरफा संचार है ना? हाँ, एकदम सही।
आप टीवी स्क्रीन से बहस नहीं कर सकते, जबकि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बात रख सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि जानकारी सिर्फ किताबों के पन्नों में बंद नहीं है, वो हमारे चारों ओर घूम रही है। बिल्कुल। और अब हम इस डीप डाइव के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आइए उत्तर प्रदेश विशेष और नवीनतम करंट अफेयर्स के इन 10 सवालों को देखते हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न 29। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 30। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। सही है। प्रश्न 31। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है 1988। और प्रश्न 32। विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वो क्या हैं? सही उत्तर है अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स वेव्स। मैं यहाँ थोड़ा रुककर विज्ञान के इस प्रश्न 32 पर फोकस करना चाहूंगी। ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? मतलब इसे आसानी से कैसे याद रखा जाए? इसे आप एक क्रिकेट स्टेडियम की वेव की तरह समझिए। स्टेडियम वेव? हाँ, जब स्टेडियम में दर्शक लहर बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपनी जगह पर खड़े होकर ऊपर नीचे होते हैं ना, लेकिन पूरी की पूरी लहर हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अरे हाँ, वो तो पूरा गोल घूम जाती है स्टेडियम में। बिल्कुल। अनुप्रस्थ तरंगे बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। इनमें जो कण होते हैं वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे कंपन करते हैं, जबकि तरंग की दिशा आगे की ओर होती है। प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगे इसी तरह यात्रा करती हैं। वाह, ये तो एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक अवधारणा है। और जहां तक कला और संस्कृति की बात है, जो प्रश्न 29 में था, फतेहपुर सीकरी की दरगाह उस महान सूफी परंपरा का प्रतीक है जहां खुद बादशाह अकबर पैदल चलकर मन्नत मांगने गए थे। चलिए अब अगले सवालों पर चलते हैं। प्रश्न 33। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर है नागालैंड। जी। प्रश्न 34। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बता दूं कि ये पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार, बहुत बढ़िया। और अब आज के हमारे आखिरी 4 सवाल, जो पूरी तरह से हमारे वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 35। कुसुमपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न 36। हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी? सही उत्तर है नेपाल। जी। प्रश्न 37। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है निखिल सिंघल। और आखिरी प्रश्न 38। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? सही उत्तर है जस्पे। जस्पे। बहुत बढ़िया। इन सवालों को एक साथ देखकर लगता है जैसे भारत और हमारा पड़ोसी क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। और यही बात इन सवालों को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। देखिए, परीक्षा लेने वाला ये जांचना चाहता है कि क्या आप भविष्य की आहट सुन पा रहे हैं। एक तरफ ओडिशा का कुसुमपुर है, जो ये बता रहा है कि विकास अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, गांव भी स्मार्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल का उदाहरण है। हाँ, भूमिका श्रेष्ठ जी का। बिल्कुल। उनका सांसद बनना ये साबित करता है कि दक्षिण एशिया में राजनीति अब अधिक समावेशी यानी इंक्लूसिव हो रही है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो 2026 का सवाल था, हाँ, 2026 में जस्पे का पहला यूनिकॉर्न बनना। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 अरब के वैल्यूएशन वाली कंपनी। बाप रे, $1 अरब? हाँ, ये डिजिटल पेमेंट्स और भारत की तकनीकी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है। और यूपी अनमोल रत्न जैसे पुरस्कार भी राज्य स्तर पर इसी तरह के उत्कृष्ट योगदान को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे हैं। वाह, ये सच में किसी बेहतरीन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा अनुभव था। मतलब आज के इस स्टडी सेशन में हमने जीत सीरीज के सभी 38 प्रश्नों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उनका डीएनए डिकोड किया है। बिल्कुल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।